इतना अजीब जंगल शायद नहीं होगा। इस पहेली नुमा जगह में आधा हिस्सा है गदले दलदली पानी वाला और आधा हरा भरा। यहां गीत सुनाई देता है पानी का और संगीत पेड़ों की डालियों के चटकने का। पानी और जमीन वाली इस दुनिया में नर्म रेतीले आइलैंड्स और उथले दलदली इलाके हैं। ये ऐसी अजीब स्वैम्पलैंड्स हैं जहां जंगल में पेड़ों के तनों, जड़ों और शाखाओं की भूल भुलैया मौजूद है। यहां के गदले पानी और गर्म जमीन पर जीवन के हजारों रूपों की हलचल दिखती है। यहां बड़े पुराने जीव रहते हैं, लाखों पक्षी आते जाते हैं और जानवर सदा मंडराते रहते हैं। उन पेड़ पौधों के बीच जो छिपाए रखते हैं हर समय को और पनपते रहते हैं हर कहीं। ट्रॉपिकल जलवायु में जो मिलती है फ्लोरिडा पेनिनसुला के दक्षिणी छोर पर, वहां पानी और जमीन में फैले मार्शलैंड और दुनिया के कुछ सबसे पहेलीनुमा जंगल मौजूद हैं। ये हैं एवरग्लेड्स, ऐसा दलदल जो सदा कायम रहता है। इस इलाके को आकार देता है पानी। ये वो नींव है जिससे जंगल और आसपास मौजूद अनोखा लैंडस्केप जन्म लेता है। एवरग्लेड्स के बीच का हिस्सा छिपा रहता है बॉल्ड साइप्रेसेस के जंगलों में। इस गदले पानी में से बाहर निकली रहती हैं साइप्रस की अजीब सी शाखाएं और तने। पेड़ों की ये किस्म कॉनिफर वनों में दुर्लभ ही मिलती है। इनमें से ज्यादातर पानी में जिंदा नहीं रह सकते, पर साइप्रस की ये किस्म पानी में ही उगती है और अपनी ताकतवर जड़ों और बट्रेसेस के बल पर मिट्टी को जकड़े रहती है। कुछ पेड़ों की ऊंचाई तो 30 मीटर से भी ज्यादा हो जाती है। बाहर को निकली इनकी जड़ों के बीच पुराने दौर के शिकारी छिपे रहते हैं। केमन एक ऐसी पुरानी जीव प्रजाति के वंशज हैं जो 24 करोड़ साल या उससे भी ज्यादा से बदली ही नहीं है। ये इतने कामयाब रहे हैं कि ना तो इनकी शारीरिक बनावट और ना ही इनकी आदतें आज तक भी बदली हैं। और इकोसिस्टम में ये जो भूमिका निभाते हैं वो भी नहीं बदला। ये नदी और वेटलैंड में मिलने वाले सबसे बड़े शिकारी हैं और फ्लोरिडा के दलदली इलाकों में इन्हें जो भी इलाका या हैबिटेट पसंद आता है ये उसमें बस जाते हैं। इनके दांतों से कोई भी सुरक्षित नहीं है। केमन या तो खुद को छिपाकर या घात लगाकर शिकार करते हैं, पर मकसद हमेशा एक ही होता है, अपने ताकतवर और बिजली से तेज रफ्तार जबड़ों से अपने शिकार को दबोचना।
यहाँ केमन के बड़ी संख्या में होने का एक कारण है यहाँ की जलवायु, जो न ज्यादा गर्म है न ठंडी, और ये ठंडे खून वाले जीवों के लिए जरूरी होती है। एवरग्लेड्स में नदियों और दलदली इलाकों के आसपास की जलवायु सब ट्रॉपिकल, गर्म और नम है, और यहाँ पूरा साल तापमान 18 से 29 डिग्री के बीच रहता है। तो ये प्रवासी पक्षियों की कई प्रजातियों के लिए एक बढ़िया जगह है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तीखी सर्दियों के दौरान यहाँ शरण लेते हैं। इनमें से कई वेटलैंड्स के किनारों पर, गुनगुनी गल्फ ऑफ मेक्सिको के किनारों पर और फ्लोरिडा पेनिनसुला के छोर पर नजर आते हैं, जहां एवरग्लेड्स का अंत होता है। सर्दियों में ये समुद्री किनारे गल्स, वेडर्स और स्किमर्स के बड़े झुंडों से गुलजार रहते हैं। ये प्रजाति अनोखी है। जब ये अंडों में से निकलते हैं तो इनके दोनों मैंडिबल एक सी लंबाई के होते हैं, पर इनके बड़े होने के दौरान निचला मैंडिबल ऊपर वाले के मुकाबले ज्यादा लंबा हो जाता है। एवरग्लेड्स के पास वाले समुद्री किनारे सबसे आम होते हैं, क्योंकि ये इकोलॉजी के हिसाब से दूसरे बीचेस के मुकाबले ज्यादा सिंपल और मिलते जुलते होते हैं। लेकिन जमीन पर और आगे स्वॉम्प्स के अंदर हालात अचानक बदले हुए लगते हैं। सिर्फ फ्लोरिडा में ही पेड़ों की 300 किस्में उगती हैं, जिनमें से आधी यहाँ की स्थानीय हैं। पाम्स, पमेटोस, पाइन्स और ओक अपने आसपास मौजूद पानी के हिसाब से ढल गई हैं। यहाँ की जलवायु के कारण पौधों में पूरे साल फूल आते हैं और ये सबसे अनोखी जगहों में उगे दिखते हैं। लाइकेंस पुराने साइप्रस की डालियों पर झूलते रहते हैं, और लिलीज की अलग अलग किस्में खुले पानी वाले बड़े बड़े इलाकों को ढके दिखती हैं। इनमें से कुछ फूलों की जिंदगी सिर्फ एक दिन ही होती है। पर इस रणनीति में जोखिम काफी ज्यादा है। फूलों के पास अपने प्रजनन के चक्र को पूरा करने के लिए सिर्फ कुछ घंटे ही होते हैं, और इस दौरान प्रजनन के लिए ये कीड़ों पर निर्भर करते हैं। फूलों, पेड़ों और दलदल के पानी में एक तमाशा हमेशा चलता रहता है। यहाँ के प्रमुख किरदार इस जमीन और पानी वाली दुनिया के हिसाब से बखूबी ढल गए हैं, और यहाँ बहुतायत में मिलने वाले मेंढक अक्सर इनके शिकार बनते हैं। खतरे से बचने के लिए छिप जाना अक्सर एक प्रभावी रणनीति होती है। पर दलदल को पार करने के दौरान ये ग्रीन ट्री फ्रॉग एक खतरनाक जगह पहुंच गया है। इन झाड़ियों के बीच इसकी खाल का अलग ही दिखने वाला रंग इसे एक आसान शिकार बनाता है। जान बचानी है तो इसे भागना होगा। पर एक शिकारी ने इसे देख लिया है, और शायद इसकी किस्मत का फैसला हो चुका है। पर आज इस मेंढक की किस्मत ने साथ दिया। ये अपने शरीर को बड़ी जल्दी फुला लेता है, और सांप को लगता है कि इतने बहादुर से तो ना भिड़ना ही सही है, तो वो पीछे हट जाता है। इस पेचीदा जंगल में हर किसी का एक अहम रोल होता है। गिलहरियां भी विविधता से भरे इस जंगल का एक जरूरी हिस्सा हैं। बेशक ये हजारों बीजों को बर्बाद कर देती हों, पर ये उन्हें फैलाने और बहुत से बीजों को जमीन में दबाकर
जंगलों में पेड़ों की संख्या बढ़ाने में भी मदद करती हैं। गिलहरियां जंगल में अपनी जो खुराक जमीन में दबाती रहती हैं, उनमें से कई की जगह भूल जाती हैं और इस तरह चीजों को जमीन में दबाने की इनकी आदत के कारण इन्हें इन जंगलों का बेहतरीन मालिक कहा जा सकता है। लेकिन ये फुर्तीली गिलहरियां भी केमिन के जबड़ों से सुरक्षित नहीं होती। ये जीव इन दलदली इलाकों के असली शहंशाह हैं। अक्सर ये पुराने दौर के रेप्टाइल्स धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार हासिल कर सकते हैं। ये अक्सर नए इलाकों की तलाश में जंगलों के अंदर तक पहुंच जाते हैं। ये मौका परस्त शिकारी हैं और इनकी खुराक ज्यादातर हर जानवर के साइज और उसकी उम्र के साथ ही शिकार की उपलब्धता के हिसाब से तय होती है। खतरनाक केमिन की हिफाजत वाले इन रेतीले आइलैंड्स पर पाइन के पेड़ बहुतायत में उगते हैं। यहां ऐसी बहुत सी स्थानीय किस्में हैं जो एवरग्लेड्स की नम और रेतीली मिट्टी के हिसाब से ढल गई हैं। इस इलाके में जीवों की बहुत तरह की प्रजातियां हैं और यहां गिलहरियां भी आम मिलती हैं, जिन्हें लजीज पाइन नट्स बहुत पसंद हैं। लेकिन पेड़ों की डालियों के बीच वुडपेकर्स भी मिलते हैं, जिन्हें आकर्षित करती हैं कीड़ों की मौजूदगी। गिलहरियों की ही तरह वुडपेकर्स भी अपनी खाने की छोटी मोटी चीजों को स्टोर करने के लिए जगह बनाते हैं। ये इस काम के लिए पाम के पेड़ों के नर्म फाइबर वाले तनों को चुनते हैं, जो यहाँ के सारे हैबिटेट्स में मौजूद हैं। यहाँ ये अपने अकॉन्स और तरह तरह के फलों को जमा करते हैं। पाइन के पेड़ निगरानी रखने के लिए भी बहुत अच्छी जगह हैं। रेड शोल्डर्ड हॉक्स अक्सर पेड़ों की डालियों में छिपे रहते हैं, जहां से वो अपने शिकार को ढूंढ लेते हैं, और ये पाइन के जंगल में मिलने वाले बहुत से छोटे छोटे जीव हो सकते हैं। इनकी दिलचस्पी हर तरह के जानवरों में होती है। ये पक्षियों, चूहों, यहां तक कि एम्फीबियंस का भी शिकार करते हैं, जो सुरक्षित किनारों से दूर निकल जाते हैं। ऑस्प्रे को फिश हॉक भी कहा जाता है और ये रेड शोल्डर्ड हॉक की तरह छिपता नहीं है। ये बड़ा शिकारी पक्षी अपनी निगरानी वाली जगह के पास मौजूद पानी वाले बड़े इलाकों पर नजर रखता है। सतह पर दिखने वाली लहरों से इसे सही सही पता चल जाता है कि मछली कहां मिलेगी। फ्लोरिडा एवरग्लेड्स में मछलियों की 220 के करीब प्रजातियां मिलती हैं। ऑस्प्रे के लिए रहने के लिहाज से यह दुनिया की बेहतरीन जगहों में से एक है। इसकी वजह यह है कि यहां खाने के लिए बहुत कुछ है और साथ ही यहां के हैबिटेट्स में इसे शांति भी मिलती है। पानी एक ऐसी आम चीज है जो पहेली जैसे इस वाइल्ड वेटलैंड के हर तत्व को आपस में जोड़ती है। झीलें, नहरें और पानी से भरे चरागाह हमेशा पानी में डूबे रहने वाले इस इलाके के जरूरी हिस्से हैं। उथले पानी में ढेर से पोषक तत्व होते हैं,
और यहाँ क्रस्टेशियंस, मॉलस्क्स और हर रूप और आकार के इनवर्टिब्रेट्स मिलते हैं, जैसे कि क्रैब्स, श्रिम्प, स्नेल्स और वर्म्स। पानी में मिलने वाले बहुत से जीवों की तरफ बड़े और अलग अलग तरह के पक्षी आकर्षित होते हैं, जो एवरग्लेड्स की जलराशियों में आते रहते हैं। रोजिएट स्पूनबिल्स, स्टोक्स और डेलिकेट बॉल्ड आइबिस को यहाँ पोषक और भरपेट खुराक नसीब होती है। एवरग्लेड्स इलाका अनिश्चितता से भरा रहता है। ये पानी और जमीन के बीच वाली जगह है, एक ऐसा दलदली क्षेत्र जिसमें सिर्फ सबसे बहादुर और सबसे परिपक्व जीव ही जिंदा रह सकते हैं। कहते हैं कि इन अजीबोगरीब मैमल्स को सबसे पहले समुद्र में सफर करने वाले यूरोपियन खोजी यहां लाए थे। ये मरमेड्स के नाम से ज्यादा जानी जाती हैं। ठंडे मौसम की शुरुआत होने पर मां और बच्चा धीरे धीरे एवरग्लेड्स में और अंदर की तरफ ज्यादा शांत और गुनगुने पानी की तरफ बढ़ जाएंगे। मां और बच्चा कम से कम 2 साल तक एक साथ रहेंगे। इस दौरान इनका ज्यादातर समय एल्गी और दूसरे जलीय पौधों को चढ़ने में बीतेगा। ये तो पानी के किनारे मौजूद पेड़ों की पत्तियों को भी खा लेते हैं। मैनाटीज शांत, मिलनसार जीव हैं, जिनका वजन 500 किलो तक हो सकता है, और इनके साइज और वजन की वजह से केमन भी इनके लिए ज्यादा बड़ा खतरा नहीं बन पाते। तो ये दोनों प्रजातियां बिना एक दूसरे की फिक्र किए हुए साथ साथ रह लेती हैं। लेकिन केमन और मैनाटीज में एक बात मिलती जुलती है। पेरेंटल केयर यानी बच्चों की देखरेख। केमन फीमेल्स आमतौर पर ठंडे खून वाली और हिंसक होती हैं, लेकिन ये बड़ी प्रोटेक्टिव माएं भी होती हैं, जो अपने अंडों और फिर उनमें से निकलने वाले बच्चों के शुरुआती और सबसे खतरे वाले दिनों में उनकी हिफाजत करती हैं। जब बच्चे कीड़ों, इन्वर्टिब्रेट्स या टैडपोल्स का खुद शिकार करने के लायक हो जाते हैं, तो फिर वो इस दलदली इलाके में जिंदगी बिताने के काबिल हो जाते हैं। तब उनकी मां उन्हें छोड़ देती है। केमन के बच्चों के इलाकों में उनके कुछ दूर के रिश्तेदार भी रहते हैं, जैसे कि ये एनालीज, जो मार्शलैंड में उगने वाले पेड़ों के तनों पर अपने करतब दिखा रहे हैं। स्वाम्प के भीतरी इलाके में जड़ों और बॉल्ड साइप्रेसेस के तनों के बीच युवा केमन को कई तरह के जीवों का सामना करना होगा, जो इस अजीब और सदा बदलते रहने वाले जंगल में उनके साथ रहेंगे।
और ऐसे ही सबसे उत्सुक जीवों में से एक होता है बॉल्ड स्टोर्क, जिसके सिर को देखकर लगता है जैसे इसे किसी पुराने साइप्रस पेड़ के ठूंठ से काट दिया गया हो। और ये मछलियों और केकड़ों के लिए युवा केमन से मुकाबला करते हैं। चाहे गदला पानी हो जिसमें केमन शिकार का इंतजार करते रहते हो, या फिर लाइकेन से ढकी हुई शाखाएं जहां बॉल्ड स्टॉर्क सोते हैं, यहां 1000 अलग अलग रूपों में जीवन की हलचल नजर आती है। यहां हर किसी के लिए एक जगह है। ये एक अनोखी और पेचीदा दुनिया है। यहां बहुत ही कमाल के और अनोखे जीव बसते हैं जो एवरग्लेड्स के स्थायी स्वॉम्प्स में जीवन के आदी हैं, जहां जमीन भी है और पानी भी, विरोधाभास भी और अनिश्चितता भी।